Today we are going to discuss about classical electrodynamics of MSc सेकेंड सेमेस्टर। तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद सब चीज़ का आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें MSc सेकेंड सेम हम समझेंगे, उसका यूनिट फर्स्ट हम लेते हैं और ये यूनिट फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं आई विल टेल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एक एक पार्ट इसका देखेंगे और एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते जाएंगे। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सबसे पहले जो टॉपिक आपके सिलेबस में है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में ऑफ कोटा यूनिवर्सिटी, वो है कूलम्स लॉ। हम ये पहले भी 12th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ। तो एक्चुअली कूलम्स क्या है, कूलम्स लॉ क्या है? द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज़। कोई भी दो चार्ज बॉडीज़ आपके पास होंगी, ये चार्ज बॉडी है। सो द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज सेपरेटेड इन एयर एट अ डिस्टेंस लार्ज कंपेयर टू देयर डायमेंशंस। मीन्स हमको क्या पता चलेगा कि इन दोनों चार्ज बॉडीज़ के ऊपर लगने वाला फोर्स के बारे में जिसने बताया था वो था कूलम्स लॉ। तो वो कह रहा था कि जो दो चार्ज बॉडीज़ है अगर वो किसी डिस्टेंस पर रखी हुई हैं तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने चार्ज Q1 दिया हुआ है और इस सेकेंड बॉडी में हमने चार्ज Q2 दिया हुआ है। तो ये जो फोर्स होगी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मीन्स F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द कूलम्स लॉ। ये रही हमारे पास डेफिनेशन। ये नोट्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दे दिए जाएंगे। सो द कूलम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज बॉडीज सेपरेटेड इन एयर एट अ डिस्टेंस लार्ज कंपेयर टू देयर डायमेंशन। अब इसके अंदर हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इट वेरीज डायरेक्टली एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज एंड varies inversely as the square of distance between them as directed along the line joining these charges। और ये जो फोर्स लगेगी इट विल बी along the line joining the two charges। ये जो लाइन है इसी लाइन के along हमारे पास कूलम फोर्स लगेगी। तो ये इसका जनरल डेफिनेशन था कूलम्स लॉ का। अब अगर हम इसमें आगे बात करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? द कूलम लॉ कैन बी रिटर्न एज F, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है, सो वी कैन राइट F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हमको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लगाएंगे जिसको हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और K का यहाँ पे जो वैल्यू है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी नाउ। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो हम जानते हैं कि आर कैप विल बी इक्वल्स टू, आर कैप इज़ द डायरेक्शन वेक्टर, आर कैप शोज द डायरेक्शन वेक्टर। सो आर कैप वी विल राइट एज आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। हम ऐसे लिखेंगे आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो अगर हम देखें कि हमारे पास ये रहा, ये चार्ज है हमारे पास, ये सेंटर है 0 एंड ये चार्ज है Q। इफ़ दिस डिस्टेंस इज x डैश फ्रॉम द सेंटर एंड फ्रॉम पॉइंट P इट इज़ x, तो हम ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? PQ वाला x माइनस x डैश। So here Q1 and Q2 are the magnitude of point charges and X1 and X2 are the positions of Q1 and Q2। तो हमारे पास ये जो दो हम डिस्टेंस लेंगे X1 और X2, ये पोजीशन होगी। तो मैंने अभी बताया था कि अगर हमको मैग्नीट्यूड को चेंज करना है वेक्टर फॉर्म में तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये आर कैप हमारा यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर है, तो डायरेक्शन वेक्टर हमको लगाने के लिए हम यहाँ पे आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर, तो इसके ऊपर यहाँ पे जो डायरेक्शन वेक्टर होगा आर कैप, उस आर कैप को हम लिखेंगे आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू मोड ऑफ आर, आर क्यूब। सो हियर डिस्टेंस इज x1 माइनस x2 बिटवीन द टू चार्जेस। सो x1 माइनस x2 का होल क्यूब और ऊपर आएगा x1 वेक्टर माइनस x2 वेक्टर। Electric field, the electric field is defined as the force per unit charge
acting on the given point. So electric field is the force per unit charge at a given point is known as electric field, which is E equals to F upon Q. और इसी को अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x ड्यू टू अ पॉइंट charge q1 placed at a distance x dash can be written as E equals to k q1 because जो दूसरा चार्ज होगा it will be cancelled due to the dividation of that charge. So एक ही चार्ज हमारे पास रहेगा जो होगा q1 और x माइनस एक्स डैश वैक्टर अपॉन x माइनस एक्स डैश का क्यूब. यहीं पे हम देखेंगे कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमारे पास कोई पर्टिकुलर चार्जेस नहीं है, जैसे 2 चार्ज 1 चार्ज ऐसा नहीं है, बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ चार्जेस है. तो उसके लिए जब हम निकालेंगे तो हमको, क्योंकि जब ज़्यादा होता है हमारे पास तो उस कंडीशन में हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं. सो इफ़ द चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर some region, then electric field is given as E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, which is the value of k integration of x minus x dash upon mode of x minus x dash का क्यूब एंड डी क्यू. ध्यान रखना यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू चार्ज डी क्यू करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ लाइन चार्ज, अगर हमारे पास कोई लाइन चार्ज होगा, सो लाइन चार्ज के लिए हम लाइन चार्ज डेंसिटी का यूज़ करते हैं. लैम्डा इज़ द लाइन चार्ज डेंसिटी विच इज़ रिटर्न एज q अपॉन डिस्टेंस कैन बी r और x. सो दिस इज़ द लाइन चार्ज डेंसिटी. सो यहाँ पे अगर हमने डी क्यू को, अगर हम इसको करेंगे तो इसको हम लिखेंगे लैम्डा x इक्वल्स टू q, और इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लैम्डा कांस्टेंट है, सो डी एक्स इक्वल्स टू डी क्यू. तो यहाँ से हमारे पास आया लैम्डा विच विल डिपेंड ऑन एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश वेक्टर अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश का क्यूब एंड डी एक्स डैश, where lambda x dash is the linear charge density. The electric field of a surface charge will be given as E equals to, अब surface में हम surface charge density लिखेंगे और surface charge density यहाँ पे सिग्मा है. So surface charge density means charge upon area. So it will be, और area is equals to nothing but x square अगर हम देखें तो. सो ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश वेक्टर अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश क्यूब एंड डी स्क्वायर एक्स डैश. इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वॉल्यूम चार्ज. सो वी यूज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज़ रो. सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वॉल्यूम वी. इसका मतलब है अब जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे सो इट विल बी डी क्यूब एक्स बिकॉज इट इज़ ओवर द होल वॉल्यूम. सो ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा एक्स रो एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश वेक्टर अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश क्यूब एंड डी क्यूब एक्स डैश. और इस डी क्यूब एक्स डैश को हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं. सो दैट्स वाई इन द नेक्स्ट लाइन वी हैव रिटन डी वी. मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्ज़ाम इज़ गॉस लॉ, जो ईयर 2016 और 2018 एंड ऑल्सो इन 2020 इट हैज़ बिन कम. सो गॉस लॉ बेसिकली हम एक बार रफ में देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द नोट्स. सो गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसी को हम कहते हैं गॉस लॉ. ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे उससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी उसको हम गॉस लॉ कहेंगे. और गॉस लॉ का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो होता है कि अगर हम किसी का भी सरफेस इंटीग्रल लें, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ई डॉट हम यहाँ लेंगे एन कैप. एन कैप इज़ नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के. तो हमने क्या लिया यहाँ पे यूनिट वेक्टर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, क्योंकि सरफेस की हम बात करें और हमें कैसा सरफेस लेना है, हमको क्लोज सरफेस लेना है और ये साइन होता है क्लोज का. इट विल बी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यही था गॉस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट. सो बेसिकली आपको इस पर ध्यान देना है. अब इसके बाद हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम में आती है विद रिस्पेक्ट टू द, अब इसको हम सब लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए भी लिख सकते हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं. तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, वो हम आराम से इसको चेंज कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास Q है. सो Q को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सरफेस, हमने यहाँ पे एक 3D लिया है, स्फीयर लिया है. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट एन कैप और डी ए इक्वल्स टू चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं, रो इंटू डी वी इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट.
ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो जो होता है वो होता है चार्ज डी क्यू अपॉन डी वी। यहाँ से अगर हम देखें तो डी क्यू का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, रो डी वी। यहाँ से अगर हमें चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो ये वाला वैल्यू था। ठीक है, और इसी चीज़ को तो हम बोलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें आगे चल के तो हमें डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ गॉस लॉ के बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि जो हम गॉस लॉ की बात कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ गॉस लॉ अपन को मिल गया, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारे पास आ रहा है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ की हम बात करेंगे तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ के लिए सबसे पहले हमने यहाँ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ लिख लिया। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ लिखने के बाद हम जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं ई डॉट एन कैप, और इस सरफेस इंटीग्रल है इसलिए यहाँ एस लगाया है, इंटू डी ए इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड रो डी वी। ठीक है, ये हमारे पास है। यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तो कैसे हम लिखेंगे इसमें कि हमारे पास है वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए को अगर हमको वॉल्यूम इंटीग्रल में लिखना है तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वी डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी वी। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिख रहे हैं तो ये अब ये वाला हम यूज़ करेंगे। और हमने ये वाला फॉर्म यूज़ करने का क्यों ट्राई किया, क्योंकि हमको डिफरेंशियल फॉर्म निकालनी है एंड वी नो दैट यहाँ पे भी वॉल्यूम का इंटीग्रल है, इधर भी वॉल्यूम का इंटीग्रल है, सो दिस कैन बी कैंसिल आउट टू ईच अदर, सो दैट्स वाई वी हैव बीन डन दिस। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू एक बार रख के देखते हैं तो हमें मिलेगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई और डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल रो डी वी। यहाँ से दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल है सो कैंसिल आउट टू ईच अदर, वी विल गेट डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ एंड दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। सो बेसिकली हमने दोनों उसके फॉर्म्स निकाल लिए। इसके बाद हमारे पास कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, जहाँ पे उसका हम कंजर्वेटिव नेचर बताते हैं। तो इसको अगर हम देखें, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए इज़ गिवन एस। तो ए से बी में अगर हमको जाना है तो ई डॉट डी एल ही हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं डी एल वेक्टर यानी डिस्टेंस का इक्वल्स टू डी आर आर कैप, क्योंकि स्फेयर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर थीटा और फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई एंड फाई कैप। यहाँ से ई डॉट डी एल हमें मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ए टू बी ई डॉट डी एल इक्वल्स टू, हमने यहाँ ए से बी में अगर किया तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट विल बी आर ए से आर बी एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड डी आर। इसको हमने जब इंटीग्रल सॉल्व किया तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1/r, तो माइनस आगे आ गया यहाँ पे माइनस, क्योंकि 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r। होप ही आपको आता हो, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r एंड लिमिट विल बी फ्रॉम आर ए टू आर बी। यहाँ से हमने किया लाइन इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी एल इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ए माइनस क्यू अपॉन आर बी। इफ़ पाथ इज़ क्लोज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पाथ क्लोज है तो आर ए और आर बी इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड दे एंड टू द सेम पॉइंट। लाइक अ स्फेरिकल अगर हम बात करें तो उसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम होगा। यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर क्लोज है तो क्लोज का लाइन इंटीग्रल विल बी 0। अकॉर्डिंग टू स्टोक थ्योरम लाइन इंटीग्रल चेंज इनटू सरफेस इंटीग्रल। स्टोक कर्ल थ्योरम के हिसाब से लाइन इंटीग्रल किस में चेंज हो सकता है, बाय सरफेस इंटीग्रल में, बाय कर्ल, टेकिंग कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो डेल क्रॉस ई डॉट डी ए। अगर ये 0 है सो दैट मीन्स दैट सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ई डॉट डी ए विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स दैट
del cross E equals to 0, which means that curl of electric field is 0. Since curl of electric field is 0, यहाँ से हमें एक और चीज़ प्रूव करने को मिला है that electric field is always conservative in nature. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा है, कंजर्वेटिव है इन नेचर. सो आपको अगर एग्जाम में प्रूफ आए कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर, तो आपको यहीं तक करना है. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द स्केलर पोटेंशियल.